बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ जवान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट एंजाइटी डिसऑर्डर को, जो कि हमारे पास है सिलेक्टिव म्यूटिज़म। सिलेक्टिव म्यूटिज़म हमारे पास नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सिलेक्टिविटी, किसी भी चीज़ की सिलेक्टिविटी। यहाँ पे प्लेस की सिलेक्टिविटी हो रही है पेशेंट के रिकॉर्डिंग के। पेशेंट जो है एक सिलेक्टिव प्लेस के अंदर जो है वो म्यूट हो जाता है। म्यूट का मतलब क्या होता है आपके पास कि चुप कर जाना, बंद कर देना, आवाज़ बंद हो जाना। तो मतलब यहाँ पे आपके पास ये जो डिसऑर्डर है वो स्पीच से रिलेटेड है और सिलेक्शन से रिलेटेड है। किसी भी सिलेक्टिव प्लेस के अंदर जब कोई चुप कर जाता है विद फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यहाँ पे ड्यूरेशन दिया होगा आपको, उस ड्यूरेशन के दौरान अगर कोई स्पेसिफिक प्लेस के अंदर, सिलेक्टिव प्लेस के अंदर अगर स्पीचलेस होता है तो आपके पास, और उसके पीछे जो रीज़न है वो एंजाइटी की है, तो आपके पास डिसऑर्डर क्या होगा, सिलेक्टिव म्यूटिज़म। यहाँ पे इसका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है दैट इज़ फर्स्ट क्राइटेरिया नंबर ए इज़ कंसिस्टेंट फेलियर टू स्पीक इन स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन। स्पेशली सोशल सिचुएशंस के अंदर जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना कि यहाँ पे बच्चा बोलेगा, यहाँ पे बच्चा जो है वो ये इसलिए मैं बच्चे की एग्जांपल दे रही हूँ। ये जो पहले दो डिसऑर्डर थे हमारे पास, सेपरेशन भी और ये सिलेक्टिव म्यूटिज़म भी, ये ज़्यादातर बच्चों में कॉमनली पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि सोशल सिचुएशन के अंदर जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बच्चे को यहाँ पे बोलना चाहिए, यहाँ पे बच्चे को जो है वो बोलेगा तो उसका जो है वो कम्युनिकेशन स्किल या फिर उसको जो अचीवमेंट मिलेगी, तो वहाँ पे बच्चा नहीं बोल पा रहा होता। इन विच देयर इज़ एन एक्सपेक्टेशंस फॉर स्पीकिंग, वही बात कि यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट किया था वहीं पे नहीं बोलेगा। फॉर एग्जांपल स्कूल, फॉर एग्जांपल अगर कोई एग्जीबिशन है, अगर कोई सेमिनार है, अगर कोई इस तरह की प्लेस है जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा बच्चा बोलेगा जिसकी वजह से उसको अच्छी अचीवमेंट मिलेगी या ये चीज़ आएगी, वहाँ पे बच्चा नहीं बोल पा रहा होता। जबकि घर में वो अच्छा खासा बोलेगा, पीयर ग्रुप के अंदर वो अच्छा खासा बोलेगा, कज़न्स के साथ वो अच्छा खासा बोलेगा, हर प्लेस के अंदर वो जो है वो गुड परफॉर्मेंस शो करेगा। जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जहाँ पे उसको बोलना चाहिए वहाँ पे वो नहीं बोल रहा। द डिस्टर्बेंस, नेक्स्ट हमारे पास क्राइटेरियम बी इज़ द डिस्टर्बेंस इंटरफेयर्स विद एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल अचीवमेंट और विद सोशल कम्युनिकेशन। ये वही चीज़ आ जाती है कि वहाँ पे नहीं बोलेगा जहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जहाँ पे उसको बोलना चाहिए, जहाँ पे उसकी अचीवमेंट्स मैटर करती हैं। तो क्या होगा, उसकी जो एजुकेशनल और ऑक्यूपेशनल प्लेसेस हैं वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होंगी। नेक्स्ट क्राइटेरिया नंबर सी इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस इज़ एट लीस्ट 1 मंथ। ये इसका ड्यूरेशन है, कॉन्टीन्यूसली 1 मंथ अगर यही सीन रहता है किसी भी पर्सन के अंदर या बच्चे के अंदर कि वो स्पेसिफिक प्लेस के अंदर नहीं बोल रहा और बाकी प्लेस के अंदर वो अच्छी खासी परफॉर्मेंस शो कर रहा है और अच्छा सा बोल रहा है, तो आपने क्या करना है कि उसको साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना है ताकि वो उसकी जो फर्दर सिम्टम्स हैं, जो दूसरी सिम्टम्स हैं, उसको भी चेक कर ले और फिर उसको डायग्नोज कर सके। तो यहाँ पे आपके पास जो ड्यूरेशन है 1 मंथ का है, नॉट लिमिटेड टू द फर्स्ट मंथ ऑफ स्कूल। यहाँ पे आपके पास ये क्यों बोला गया है कि नॉट लिमिटेड टू द फर्स्ट मंथ ऑफ स्कूल। जब बच्चा आपके पास आया है, क्लाइंट आपके पास आया है, तो आपने उससे पूछ लेना है कि उसकी मदर से पूछ लेना है या जो भी उसका अटेंडेंट है उससे पूछना है कि क्या इस बच्चे का इस स्कूल के अंदर फर्स्ट मंथ है। हो सकता है ना कि बच्चा स्कूल चेंज करके आया है, फादर की जो है वो पोस्टिंग कहीं से कहीं और हो गई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि बच्चे की स्कूल जो है वो शिफ्ट हुआ है। तो क्या होता है बाज़ औक़ात के बच्चे जो है वो फ्रेंड्स नहीं बनते फर्स्ट मंथ के अंदर, जिसकी वजह से बच्चा नहीं बोल पा रहा होता, या वो अपनी प्रीवियस स्कूल को मिस कर रहा होता है या अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो इस तरह का बिहेव करता है। तो स्पेसिफिकली ज़्यादातर यही पाया जाता है कि फ़र्स्ट मंथ के अंदर ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं होती, ज़्यादा जो है वो बच्चा हेजिटेट करता है उस स्कूल के अंदर, जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेवियर शो कर सकता है। तो आपने फर्स्ट मंथ को काउंट नहीं करना। Next criteria number D is the failure to speak is not attributable to the lack of knowledge or comfort with द स्पोकन लैंग्वेज रिक्वायर्ड इन द सोशल सिचुएशन। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपने नोट करनी है। एक तो आपने नोट कर लिया कि उसका फर्स्ट मंथ नहीं होना चाहिए स्कूल के अंदर। दूसरी चीज़ आपने नोट करनी है कि बच्चे को आता भी है कि नहीं आता है। अब बच्चे को सेमिनार में आपने खड़ा कर दिया, ठीक है, ये ना हो कि बच्चे को जो है उस सेमिनार का अली बही नहीं पता, ठीक है, उस बच्चे को उसकी नॉलेज ही नहीं है और उस बच्चे ने क्या फिर बोलना है। जब आपके पास नॉलेज नहीं होता तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक होते हैं, जिसकी वजह से आप हेजिटेट करते हो
सामने वाले की तरफ बोलते हुए कि आया मैं बोलूँगा तो फिर क्वेश्चनिंग होगी, या फिर ये हो सकता है कि मैं कुछ गलत ना बोल दूँ। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता जब तक आपके पास फुली नॉलेज नहीं होता। तो ये चीज़ भी आपने देखनी है कि लैक ऑफ नॉलेज तो नहीं है बच्चे के पास, ये जो भी है इसका पेशेंट सॉरी क्लाइंट, तो उसको आपने ये चेक कर लेना है। इसके अलावा उसकी जो लैंग्वेज है वो तो प्रॉब्लम नहीं कर रही। अब स्पोकन लैंग्वेज, उसकी जो मदर लैंग्वेज है, एक पंजाबी बोलने वाला जो बच्चा है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में चला जाएगा तो वो कैसे बोलेगा? जब वो तब तक नहीं बोलेगा जब तक वो उस लैंग्वेज के ऊपर कमांड हासिल नहीं कर लेता। और वो उससे पहले यही सोचेगा कि मैं कहीं कुछ बोल दूँ, गलत तो नहीं बोल दूँगा, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये चीज़ें आएंगी। तो आपने ये चीज़ भी चेक करनी है कि उसकी स्पोकन लैंग्वेज क्या है और वो किस स्कूल में पढ़ रहा है और उसमें कितना डिफरेंस है, क्या उसने इस लैंग्वेज को प्रॉपरली सीखा हुआ है या नहीं सीखा हुआ। तो ये चीज़ भी आपने चेक कर लेनी है। रिक्वायर्ड इन द सोशल सिचुएशन, जिस भी सोशल सिचुएशन में वो पाया जाता है, ठीक है, या वो जिस भी सोशल सिचुएशन के अंदर रह रहा है। द डिस्टर्बेंस इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। आपने दूसरे डिसऑर्डर्स को भी चेक कर लेना है कि कोई भी दूसरा डिसऑर्डर इसके साथ जो है वो बेटरली एक्सप्लेन ना करे इसके क्राइटेरिया को, जिसमें कम्युनिकेशन डिसऑर्डर आ जाता है। चाइल्डहुड ओन्स एंड फ्लुएंसी डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, एंड डज नॉट अकर एक्सक्लूसिवली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर भी बच्चे को डर होता है, खौफ होता है कि हजूम के अंदर वो नहीं जाता, बहुत ज़्यादा रश के अंदर वो नहीं जाता, बहुत ज़्यादा लोगों के सामने वो बोलना पसंद नहीं करता, आई कांटेक्ट नहीं होता उसका। तो ये सारे रीजंस उसके अंदर आते हैं। तो ये चीज़ भी आपने चेक कर लेनी है। शिज़ोफ्रेनिया का भी चेक कर लेना है। शिज़ोफ्रेनिया को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, साइकोटिक डिसऑर्डर को भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इन सारे डिसऑर्डर्स को आपने कंपेयर कर लेना है सिलेक्टिव म्यूटिज्म के साथ। उसके बाद आपने डायग्नोज करना है, और कंपेयर कैसे करना है कि इनका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और उस सिलेक्टिव म्यूटिज्म का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आप जो है वो कंपेयर करेंगे, और इसके अलावा ड्यूरेशन भी कंपेयर करेंगे। उसके बाद आप डायग्नोज करेंगे कि ये कौन सा डिसऑर्डर है। ये बार बार मैं इसलिए रिपीट करती हूँ कि जब आपके एग्ज़ाम्स में ये चीज़ आए तो आपको ये चीज़ पता हो कि मैंने इसके ड्यूरेशन से इसको डायग्नोज करना है और नंबर ऑफ़ क्राइटेरिया से इसको डायग्नोज करना है किसी भी डिसऑर्डर को। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपने एक अदर डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।